अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। एक नई अफसाने के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। अफसाना का नाम है आनंदी और ये गुलाम अब्बास की लिखी हुई है। तो आइए पढ़ते हैं। बल्दिया का ये इजलास जोरों पर था, हॉल खचाखच भरा हुआ था और खिलाफ मामूल एक मेंबर भी गैर हाजिर ना था। बल्दिया के ज़ेरे बहस मसला ये था कि जनान बाजारी को शहर बदर कर दिया जाए, क्योंकि इनका वजूद इंसानियत, शराफत और तहजीब के दामन पर बदनुमा दाग है। बल्दिया के एक भारी भरकम रुकन जो मुल्क कौम के सच्चे खैरखा समझे जाते थे, निहायत साहत से तकरीर कर रहे थे। और फिर हजरात, आप ये भी ख्याल फरमाइए कि इनका क़याम शहर के एक हिस्से में है जो न सिर्फ शहर के बीचों बीच आम गुजरगाह है, बल्कि शहर का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ भी है। चुनांचे हर शरीफ आदमी को चारों नाचार इस बाजार से गुजरना पड़ता है। इलावा अजीज शुरफा की पाक दामन बहू बेटियां और बाजार के तिजारती अहमियत की वजह से यहाँ आने और ख़रीद फरोख्त करने पर मजबूर हैं। साहिबान, जब यह शरीफजादियाँ इन आबरू बाख्ता और नीम उरियाँ बेसवाओं के बनाओ सिंगार को देखती हैं तो कुदरती तौर पर इनके दिल भी आराशो दिल रुबाई की नई नई उमंगे और वलोले पैदा करते हैं और अपने गरीब शौहरों से तरह तरह के गाजों, लॉन्ड्रों, जर्क बर्क साड़ियों और कीमती जेवरों की फरमाइश करने लगती हैं। नतीजा यह होता है कि इनका पुरमसरत घराना, इनका राहत कदा हमेशा के लिए जहन्नम का नमूना बन जाता है। और साहिबान, फिर आप ये भी ख्याल फरमाइए कि नौनिहालान कौम जो दरसगाहों में तालीम पा रहे हैं और जिनकी आइंदा तरक्कियों से कौम की उम्मीदें वाबस्ता हैं, और क़यास कहता है कि एक ना एक दिन कौम की किश्ती को भंवर से निकालने का सहरा फिर इन्हीं के सर बंधेगा। उन्हें भी सुबह और शाम इसी बाजार से होकर आना जाना पड़ता है। ये कहबाएं हर वक्त 12 उभरन 16 सिंगार किए, हर राह पर बेहजबाना निगाह मजदा के तीरों स्नान बरसाती और इसे दावत हुस्न परस्ती देती हैं। क्या उन्हें देखकर हमारे भोले भाले नातजुर्बाकार जवानी के नशा में सरशार सूदो ज़िया से बेपरवाह नौनिहालाने कौम अपने जज्बात ख्यालात और अपनी आला सीरत को वसीयत के मसमूम असरात से महफूज रख सकते हैं? साहिबान, क्या उनका हुस्न जाहिद फरेब हमारे नौनिहालिया ने कौम को जादुए मुस्तकीम से भटका कर इनके दिल में गुनाह की पुरसरार लज्जतों की तशनगी पैदा करके एक बेकली, एक इस्तराब, एक हिजाने बर्पा ना कर देता होगा। इसी मौका पर एक रुकन बल्दिया जो किसी ज़माने में मुदर्रिस रह चुके थे और अदाद शमार से शगफ रखते थे, बोल उठे। साहिबान, वाज़ह रहे इम्तिहानों में नाकाम रहने वाले तुलबा का तनासुब पिछले 5 साल की निस्बत डेढ़ा हो गया है। एक रुकन ने जो चश्मा लगाए हुए थे और एक हफ्तावार अखबार के मदीर एजाजी थे, तकरीर करते हुए कहा, हजरत, हमारे शहर से रोज़ बरोज़ गैरत, शराफत, मर्दानगी, निकोकारी व परहेजगारी उठती जा रही है और इसके बजाय बेगैरती, नामुरादी, बुज़दिली, बदमाशी, चोरी और जालसाजी का दौर दौरा होता जा रहा है। मंशियात का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। कत्ल व गारत, खुदकशी और दिवाला निकलने की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इसका सबब महज इन जनान बाजारी का नापाक वजूद है, क्योंकि हमारे भोले भाले शहरी इनकी जुल्फ गिर के असीर होकर होश खुर्द खो बैठते हैं और इनके बारगाह तक रसाई की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत अदा करने के लिए हर जायज़ व नाजायज़ तरीक़ से ज़र हासिल करते हैं। बाज़ औक़ात वो इस सही व कोशिश में जामा इंसानियत से बाहर हो जाते हैं और निहायत कबीह अफ़ाल का इर्तिकाब कर बैठते हैं। नतीजा ये होता है कि या तो वो जाने अजीज ही से हाथ धो बैठते हैं या जेल खानों में पड़े सड़ते हैं। एक पेंशन याफ्ता मुअम्मर रुकन जो एक वसी खानदान के सरपरस्त थे
और इस दुनिया का सर्दो गर्म देख चुके थे और अब कशमकश हयात से थक कर बाकी मांदा उम्र सुस्ताने और अपने अहल वाल को अपने साये में पनपता हुआ देखने के मुतमन्नी थे। तकरीर करने उठे। इनकी आवाज़ लरजती हुई और लहजा फरियाद का अंदाज दिए हुए था। बोले, साहिबान, रात भर इन लोगों के तबले की थाप, इनके गले बाजियां, इनके अशाख की धींगा मस्ती, गाली गलोच, शोर गुल, हाहा हू सुन सुन कर आस पास के रहने वाले शुरफा का टेकान पक गए हैं। पैक में जान आ गई है। रात की नींद हराम है तो दिन का चैन मुनक्कद। इलावा से इनके करीब कुर्ब से हमारी बहू बेटियों के अखलाक पर जो बुरा असर पड़ा है, इसका अंदाजा हर साहिब औलाद खुद कर सकता है। आखिरी फकरा कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई और वो इससे ज़्यादा कुछ ना कह सके। सब अराकीन बल्दिया को इनसे हमदर्दी थी, क्योंकि बदकिस्मती से इनका कदीमी मकान इस बाजार हुस्न के ऐन वसत में वाक़ था। इनके बाद एक रुकने बल्दिया जो पुरानी तहजीब के अलम बरदार थे और आसार कदीमा को औलाद से ज़्यादा अजीज़ रखते थे, तकरीर करते हुए कहा, हजरात, बाहर से जो सहिया और हमारे अहबाब इस मशहूर और तारीख़ी शहर को देखने आते हैं, जब वो इस बाज़ार से गुज़रते हैं और इसके मुताल्लिक़ इस्तफसार करते हैं तो यकीन कीजिए हम पर घड़ों पानी पड़ जाता है। अब सदर बल्दिया तकरीर करने उठी। वो कद ठगना और हाथ पांव छोटे छोटे थे, मगर सर बड़ा था, जिसकी वजह से बर्दबार आदमी मालूम होते थे। लहजा में हद दर्जा मुतनात थी। बोले, हजरात, मैं इस अम्र में कतई तौर पर आपसे मुतफक हूँ कि इस तबका का वजूद हमारे शहर और हमारे तहजीब व तमद्दुन के लिए बासे सद आ रहे, लेकिन मुश्किल ये है कि इसका तदराक किस तरह किया जाए। अगर इन लोगों को मजबूर किया जाए ये अपना जलील पेशा छोड़ दें तो सवाल पैदा होता है कि ये लोग खाएंगे कहाँ से। एक साहब बोल उठे, ये औरतें शादी क्यों नहीं कर लेती। इस पर एक तवील कहकहा पड़ा और हॉल की मातमी फिजा में एक बारगी शगुफ्तगी के आसार पैदा हो गए। जब इस इजलास में खामोशी हुई, साहिब सदर बोले, हजरात, ये तजवीज़ बारहा इन लोगों के सामने पेश की जा चुकी है, इसलिए इनकी तरफ से ये जवाब दिया जाता है कि आसूदा और इज्जतदार लोग ख़ानदानी हरमत व नामूस के ख्याल से उन्हें अपने घरों में ना घुसने देंगे, और मुफलिस और अदना तबका के लोगों को जो मुहज़्ज़ इनकी दौलत के लिए इनसे शादी करने पर आमादा होंगे, ये औरतें खुद मुंह नहीं लगाएंगी। इस पर एक साहब बोले, बल्दिया को इनकी निजी मामलों में पढ़ने की जरूरत नहीं। बल्दिया के सामने तो ये मसला है कि ये लोग चाहे जहन्नम में जाएं, मगर इस शहर को खाली कर दें। सदर ने कहा, साहिबाना, ये भी आसान काम नहीं है। इनकी तादाद 10-20 नहीं, सैकड़ों पर पहुंचती है, और फिर इनमें से बहुत सी औरतों के ज़ाती मकानात भी हैं। ये मसला कोई महीना भर तक बल्दिया के ज़ेरे बहस रहा और बाला आखिर तमाम अराकीन की इत्तफाक राय से ये अमर करार पाया कि ज़नाने बाजारी के ममलूका मकानों को खरीद लेना चाहिए और इनको रहने के लिए शहर से काफ़ी दूर कोई अलग थलग इलाका दे देना चाहिए। इन औरतों ने बल्दिया के इस फैसले के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। बाज ने नाफरमानी करके भारी जुर्माने और कैदें तक भुगती, मगर बल्दिया की मर्जी के आगे कोई पेश ना चल सके और वो नाचार सब्र करके रह गईं। इसके बाद एक अरसा तक इन ज़नान बाजारी के ममलूका मकानों की फहरिस्तें और नक्शे तैयार होते और मकानों के गाहक पैदा किए जाते रहे। बेशतर मकानों को बजरिया नीलाम फरोख्त करने का फैसला किया गया। इन औरतों को 6 महीने तक शहर में अपने पुराने मकानों ही में रहने की इजाजत दे दी गई, ताकि इस अरसा में वो नए इलाका में मकान बनवा सकें। इस औरतों के लिए जो इलाका मुंतखब किया गया वो शहर के 6 कोस दूर था। 5 कोस तक पक्की सड़क जाती थी और इसके आगे कोस भर का कच्चा रास्ता था। किसी जमाने में वहां कोई बस्ती होगी, मगर अब तो खंडरों के सिवा कुछ ना रहा था, जिनमें सांपों चमगादड़ों के मस्किन थे।
और दिन दहाड़े उल्लू बोलते थे। इस इलाके के 90 कच्चे घरौंदों वाले कई छोटे छोटे गांव थे, मगर किसी का फासला भी यहाँ से 2-2.5 मील से कम ना था। इन गांवों के बसने वाले किसानों दिन के वक्त खेती बाड़ी करते या यूं ही फिरते फिराते इधर निकल आते, वरना आम तौर पर इस शहर खामोशा में आदम-ए-ज़ाद की सूरत नजर नहीं आती थी। बाज़ औक़ात रोज़े रोशन ही में गीदड़ इस इलाके में फिरते देखे गए थे। 500 से कुछ ऊपर वेश्वाओं में से सिर्फ 14 ऐसी थी जो अपने अशाक की वाबस्तगी या खुद अपनी दिलबस्तगी या किसी और वजह से शहर के करीब आज़ादाना रहने पर मजबूर थी और अपने दौलतमंद चाहने वालों की मुस्तकिल माली सरपरस्ती के भरोसे बादलिन खास्ता इस इलाके में रहने पर आमादा हो गई थी। वरना बाकी औरतों ने सोच रखा था कि वो या तो इसके शहर के होटलों में अपना मिस्किन बनाएंगी या बज़ाहिर पारसाई का जामा पहनकर शहर के शरीफ महलों के कोनों खुदरों में जा छुपेंगी या फिर इस शहर ही को छोड़ देंगी। ये 14 वेश्वाएं अच्छी खासी मालदार थीं। इस शहर में इनके जो ममलूका मकान थे, इनके दाम इन्हें अच्छे मिल गए थे और इस इलाके में ज़मीन की कीमत बराए नाम थी और सबसे बढ़कर ये कि इनके मिलने वाले दिलो जान से इनकी माली इमदाद करने के लिए तैयार थे। चुनांचा उन्होंने इस इलाके में जी खोलकर बड़े आलिशान मकान बनवाने की ठान ली। एक ऊंची और हमवार जगह जो टूटी फूटी कब्रों से हट कर थी मुंतखब की गई। जमीन के कते साफ कराए और चाबुक दस्त नक्शा नवेसों से मकानों के नक्शे बनवाए गए और चंद ही रोज में तामीर का काम शुरू हो गया। दिन भर ईंट, मट्टी, चूना, शहतीर, गाडर और दूसरा इमारती सामान लारियों में, छकड़ों में, खच्चरों, गधों और इंसानों पर लद कर इस बस्ती में आता और मुंशी साहब किताब की कॉपियां बगलों में दबाएं, इन्हें गिनवाते और कॉपियों में दर्ज करते। में तामीर इमारत मुअम्मारों को काम के मुतालिक हिदायत देते, मुअम्मार मजदूरों को डांटते, मजदूर इधर उधर दौड़ते फिरते, मजदूरनियों को चिल्ला चिल्ला कर पुकारते और अपने साथ काम करने के लिए बुलाते। गर्ज सारा दिन एक शोर, एक हंगामा रहता और सारा दिन आसपास के गांवों के देहाती अपने खेतों में और देहातीने अपने घरों में हवा के झोंकों के साथ दूर से आती हुई खटखट की आवाजें सुनती रहती। इस बस्ती के खंडरों में एक जगह मस्जिद के आसार थे और इसके पास ही एक कुआं था जो बंद पड़ा था। राज मजदूरों ने कुछ तो पानी हासिल करने और बैठकर सुस्ताने के गर्ज से कुछ सवाब कमाने और अपने नमाजी भाइयों की इबादत गुजारी के ख्याल से सबसे पहले इसकी मरम्मत की। चूंकि यह फायदा बख्श और सवाब का काम था, इसलिए किसी ने कुछ एतराज ना किया। चुनांचा 2-3 रोज में मस्जिद तैयार हो गई। दिन को 12 बजे जैसे ही खाना खाने की छुट्टी होती, 2-250 राज मजदूर, तामीर इमारत, मुंशी और इन बेसवाओं के रिश्तेदार या कारिंदे जो तामीर की निगरानी पर मामूर थे, इस मस्जिद के आसपास जमा हो जाते और अच्छा खासा सा मेला लग जाता। एक दिन एक देहाती बुढ़िया जो पास के गांव में रहती थी, इस बस्ती की खबर सुनकर आ गई। इसके साथ एक खुर्द साल लड़का था। दोनों ने मस्जिद के करीब एक दरख्त के नीचे गुटिया, सिगरेट, बीड़ी, चने और गुड़ की बनी हुई मिठाइयों का खांचा लगा दिया। बुढ़िया को आए अभी 2 दिन भी ना गुजरे थे, एक बूढ़ा किसान कहीं से एक मटका उठा लाया और कुएं के पास ईंटों का एक छोटा सा चबूतरा बना पैसे की 2-2 शक्कर के शरबत के गिलास बेचने लगा। एक कुंजड़े को जो खबर हुई, वो एक टोकरे में खरबूजे भरकर ले आया और खोंचा वाली बुढ़िया के पास बैठकर ले तरबूज, ले लो खरबूजे, शहद से मीठे खरबूजे की सदा लगाने लगा। इस शख्स ने क्या किया, घर से सिरी पाए पकाए डेगची में रख खोंचा में लगा थोड़ी सी रोटियां, मिट्टी के 2-3 प्याले और टीन का 1 गिलास लेकर मौजूद हुआ और इस बस्ती के कारकिनों को जंगल में हड्डियां का मजा चखाने लगा। जुहर और असर के वक्त तामीर इमारत, मुअम्मार और दूसरे लोग मजदूरों से कुएं से पानी निकलवा कर वजू करते नजर आते। एक शख्स मस्जिद में जाकर अजान देता
फिर एक को इमाम बनाया जाता और दूसरे लोग इसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते। किसी गांव के एक मुल्ला के कान में जो ये भनक पड़ी कि फला मस्जिद में इमाम की जरूरत है, वो दूसरे ही दिन अलुल सुबह एक सब्ज जुज़दान में कुरान शरीफ, पंचसूरह, रिहल और मसले मसाइल के चंद छोटे छोटे रिसाले रख कर मौजूद हुआ और इस मस्जिद की इमामत बाकायदा तौर पर इसे सौंप दी गई। हर रोज तीसरे पहर गांव का एक कबाबी सर पर अपने सामान को टोकरा उठाए आ जाता और खांचा वाली बुढ़िया के पास जमीन पर चूल्हा बना कबाब, कलेजी, दिल और गुर्दे सुखों पर चढ़ा बस्ती वालों के हाथ बेचता। एक भटियारी ने जो ये हाल देखा तो अपने मियाँ को साथ ले मस्जिद के सामने मैदान में धूप से बचने के लिए फूस का एक छप्पर डाल तनूर गरम करने लगी। कभी कभी एक नौजवान देहाती नाई फटी पुरानी कसबत गले में डाले जूती के ठोकरों से रास्ते के रोड़ों को लुढ़काता इधर उधर गश्त करता देखने में आ जाता। इन बिस्वाओं के मकानों की तामीर की निगरानी इनके रिश्तेदार या कारिंदे ही तो करते ही थे। किसी किसी दिन वो दोपहर के खाने से फारिग होकर अपने अशाक के हमरा खुद भी अपने अपने मकानों को बनता देखने आ जाती और गुरूब आफ्ताब से पहले यहाँ से ना जाती। इस मौका पर फकीरों और फकीरियों की टोलियां ना जाने कहाँ से आ जाती और जब तक खैरात ना ले लेती अपनी सदाओं और बराबर का शोर मचाती रहती और इन्हें बात ना करने देती। कभी कभी शहर के लफंगे उबाश बेकार मुबाश कुछ क्या करके मस्दाक शहर से पैदल चलकर बिस्वाओं की इस नई बस्ती की सुन गुल लेने आ जाते। अगर इस दिन बिस्वाएं भी आती हुई तो इनके ईद हो जाती। वह इनके जरा हटकर इनके गिर्द इर्द चक्कर लगाते रहते, बकरे कसते, बेतुके कहकहे लगाते, अजीब अजीब शक्लें बनाते और मजनूनाने हरकत करते। इस रोज कबाबी की खूब बिक्री। इस इलाके में जहाँ थोड़ी ही दिन पहले हू का आलम था, अब हर तरफ गहमा गहमी और चहल पहल नजर आने लगे। शुरू में इस इलाके की वीरानी से इन बिस्वाओं को यहाँ आकर रहने की ख्याल से जो वहशत होती थी वो बड़ी हद तक जाती रही थी और अब वो हर मर्तबा खुश अपने मकानों की आराइश और अपने मरगूब रंगों के मुतालिक मामारों को ताकीद करती जाती थी। बस्ती में एक जगह एक टूटा फूटा मज़ार था जो क़राइन से किसी बुजुर्ग का मालूम होता था। जब ये मकान नस्फ से ज्यादा तामीर हो चुके तो एक दिन बस्ती के राज मजदूरों ने क्या देखा कि मज़ार के पास धुआं उठ रहा है और सुर्ख आंखों वाला लंबा तलंगा मस्त फकीर लंगोट बांधे 4 आबरू का सफाया कराए इस मज़ार के इर्द गिर्द फिर रहा और कंकर पत्थर उठाकर फेंक रहा है। दोपहर को वह फकीर एक घड़ा लेकर कुएं पर आया और पानी भर के मज़ार पर ले जाने लगा और उसे धोने लगा। एक दफा जो आया तो कुएं पर 2-3 राजमजदूर खड़े थे। वो नीम दीवानगी और नीम फर्जगानगी के आलम में इनसे कहने लगा, जानते हो ये किसका मज़ार है? कड़क शाह पीर बादशाह का। मेरे बाप दादा इनके मुजाबिर थे। इसके बाद इसने हंस कर और आंखों में आंसू भर भर के पीर कड़क शाह की कुछ जलाली करामात भी इन राज मजदूरों से बयान की। शाम को ये फकीर कहीं से मांग तांग कर मिट्टी के 2 दिए और सरसों का तेल ले आया और पीर कड़क शाह की कब्र के सरहाने और 35 चिराग रोशन कर दिए। रात को पिछले पहर कभी कभी इस मज़ार से अल्लाह का मस्त नारा सुनाई दी जाता। 6 महीने गुजरने ना पाए थे, ये 14 मकान बनकर तैयार हो गए। ये सब के सब 2 मंजिला और करीब करीब एक ही वजह के थे। 7 एक तरफ और 7 एक तरफ, बीच में बड़ी चौड़ी सड़क थी और हर एक मकान के नीचे 4-4 दुकानें थी। मकान के बालाई मंजिल पर सड़क के रुख वसी बरामदा था। इसके आगे बैठने के लिए किश्तीनुमा शहनशी बनाई गई थी, जिसके दोनों सिरों पर या तो संगमरमर के मोर रक्स कर रहे हुए दिखाए गए थे और या जल परियों के मुजस्समे तराशे गए थे, जिनका आधा धड़ मछली का और आधा इंसान का था। बरामदे के पीछे जो बड़ा कमरा बैठने के लिए था, इसमें संगमरमर के नाजुक सतून बनाए गए थे। दीवारों पर खुशनुमा पिचीकारी की गई थी। फर्श सब्ज चमकदार और पत्थर का बनाया गया था।
जब संगमरमर के सतूनों के अक्स इस फर्श जमर्दी पर पड़ते तो ऐसा मालूम होता गोया सफेद सफेद बुर्रा परों वाले राजहंसों ने अपनी लंबी लंबी गर्दनें झील में डुबो दी हैं। बुध का शुभ दिन इस बस्ती में आने के लिए मुकर्रर किया गया। इस रोज इस बस्ती की सब बेसवाओं ने मिलकर बहुत भारी नियाज दिलवाई। बस्ती के खुले मैदान में जमीन को साफ करके शामियाने नस्ब कर दिए गए। देगे खड़कने की आवाज और गोश्त और घी की खुशबू 20-20 कोस से फकीरों और कुत्तों को खींच लाई। दोपहर होते होते पीर कड़क शाह के मजार के पास जहां लंगर तकसीम किया जाना था, इस कदर फकीर जमा हो गए कि ईद के रोज किसी बड़े शहर की जामा मस्जिद के पास भी ना हुए होंगे। पीर कड़क शाह के मजार का खूब साफ करवाया गया और धुलवाया गया और इस पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और इस मस्त फकीर को नया जोड़ा सिलवा कर पहनाया गया, जिसे इसने पहनते ही फाड़ डाला। शाम को शामियाने के नीचे दूध से उजली चांदनी का फर्श कर दिया गया था। गौतकिये लगा दिए गए, पानदान, पीकदान, पेचवान और गुलाब पाश रख दिए गए और राग रंग की महफिल सजाई गई। दूर दूर से बहुत सी बेसवाओं को बुलवाया गया जो इनकी सहेलियां या बिरादरी की थी। इनके साथ इनके बहुत से मिलने वाले भी आए, जिनके लिए एक अलग शामियाने में कुर्सियों का इंतजाम किया गया और इनके सामने के रुख चकनी डाल दी गई। बेशुमार गैसुओं की रोशनी से ये जगह बकदर नूर बनी हुई थी और इन बेसवाओं के धुंधल सेहा फॉर्म साजिंदे जर बअफ्त और कमखाब की शेरवानियां पहने अतर में बसे हुए फूले के काने में रखे और इधर उधर मूंछों को तौ देते फिरते और जर्क बर्क लिबासों और तितली के पर से भी बारीक साड़ियों में मलबूस गाजों और खुशबुओं से बसी हुई नाज़नीने अटखेलियों से चलती रात भर रक्स सुरूर का हंगामा बरपा रहा और जंगल में मंगल हो गया। 2-3 दिन के बाद जब इस जश्न की थकावट उतर गई तो ये बेसवाएं इस साजो सामान की मराहमी और मकानों की आराइश में मसरूफ हो गई। झाड़, फानूस, ज़रूफ, बुल्लोरी, कदर आमद आईने, नवाड़ी, पलंग, तस्वीरें और क़िताआत सुनहरी चौखटों में जोड़े हुए लाए गए और करीने से कमरे में लगाए गए और कोई 8 रोज में जाकर ये मकान कील कांटे से लैस हुए। ये औरतें दीन का बेशतर हिस्सा तो उस्तादों से रक़्स व सुरूर की तालीम लेने, गज़लें याद करने, धुनें बैठाने, सबक पढ़ने, तख्ती लिखने, सीने परोने, काढ़ने, ग्रामोफोन सुनने, उस्तादों से ताश और कैरम खेलने, जिला जगत नोक झोंक से जी बहलाने या सोने में गुजारती और तीसरे पहर गुस्ल खानों में नहाने जाती, जहां इनकी मुलाजमों ने दस्ती पंपों से पानी निकाल कर टब भर कर रखे होते। इसके बाद वो अपना बनाव सिंगार में मसरूफ हो जाती। जैसे ही रात का अंधेरा फैलता, ये मकान गैसुओं की रोशनी से जगमगा उठते जो जा बजा संगमरमर के आधे खुले हुए कवलों में निहायत सफाई से छुपाए गए थे और इन मकानों में की खिड़कियों और दरवाजों के कवड़ों के शीशे जो फूल पत्तियों के वजह के काट कर जड़ दिए गए थे, इनकी कौसो कज़ह के रंगों की सी रोशनियां दूर से झिलमिल करती हुई निहायत भली मालूम होती। ये बेसवाएं बनाव सिंगार किए बरामदों में टहलती, आसपास वालियों से बातें करती, हंसती, खिलखिलाती। जब खड़े खड़े थक जाती तो अंदर कमरे में चांदनी के फर्श पर गौतकियों से लेकर बैठ जाती। तो इनके मिलने वालों टुकड़ों में शराब की बोतलें और फल फलारी लिए अपने दोस्तों के साथ मोटरों या तांगों में बैठ आते। इस बस्ती में इनके कदम रखते ही एक खास गहमा गहमी और चहल पहल होने लगती। नगमा व सुरूर साजो के सुर रक्स करते हुए नाज़नीनों के घुंघरुओं की आवाज कलकल मीना में मिलकर एक अजीब सरूर की सी कैफियत पैदा कर देती। ऐशो मस्ती के इन हंगामों में मालूम भी ना होता और रात बीत जाती। इन बेसवाओं को इस बस्ती में आए हुए चंद ही रोज हुए थे कि दुकानों के किराएदार पैदा होने शुरू हो गए, जिनका किराया इस बस्ती को आबाद करने के ख्याल से बहुत ही कम रखा गया था। सबसे पहले जो दुकान
दुकानदार आया वही बुढ़िया थी जिसने सबसे पहले मस्जिद के सामने दरख्त के नीचे खोंचा लगाया था। दुकान को पूर्ण करने के लिए बुढ़िया और इसका लड़का सिगरेटों के बहुत से खाली डब्बे उठा लाए और उन्हें मेंबर के ताकों में सजा कर रख दिया गया। बोतलों में रंगदार पानी भर दिया गया ताकि मालूम हो शरबत की बोतलें हैं। बुढ़िया ने अपने बिसात के मुताबिक कागजी फूलों और सिगरेट की खाली डब्बों से बनाई हुई बेलों से दुकान की कुछ आराइशें भी की। बाज़ एक्टरों और एक्ट्रेसों की तस्वीर भी पुरानी फिल्मी रसालों से निकालकर लई से दीवारों पर चिपका दी। दुकान का असल माल 2-3 किस्म के सिगरेट, 3-3, 4-4 पैकेटों, बीड़ी के 8-10 बंडलों, दिया सलाई के 10 दर्जन डिब्बियों, पानों की एक ढोली, पीने के तंबाकू की 3-4 टिक्कियों और मोमबत्ती के 10 बंडल से ज्यादा ना था। दूसरी दुकान में एक बनिया, तीसरी में हलवाई और शीर फरोश, चौथी में कसाई, 5वीं में कबाबी और 6ठी में कंजड़े आ बसे। कुंजड़ा आसपास के देहात से सस्ते दामों में 4-5 किस्म की सब्जियां ले आता और यहाँ खासे मुनाफे पर बेच देता। एक आध टोकरा फलों का भी रख लेता। चूंकि दुकान खासी खुली थी, एक फूल वाला इसका साझी बन गया। वो दिन भर फूलों के हार, गजरे और तरह तरह के गहने बनाता रहता और शाम को इन्हें चंगेरे में डालकर एक एक मकान पर ले जाता और न सिर्फ फूल ही बेच आता बल्कि हर जगह 1-1, 2-2 घड़ी बैठ के साजिंदों से गप शप भी हाँक लेता और हुक्के के दम भी लगा आता। जिस दिन तमाशबीनों की कोई टोली इसकी मौजूदगी ही में कोठे पर चढ़ आती और गाना बजाना शुरू हो जाता तो वो साजिंदों के नाक भौं चढ़ाने के बावजूद घंटों उठने का नाम ना लेता। मजे से गाने पर सर धूनता और बेवकूफों की तरह एक एक की सूरत तकता रहता। जिस दिन रात ज्यादा गुजर जाती और कोई हार बच रहता तो उसे अपने गलों में डाल लेता और बस्ती के बाहर गला फाड़ फाड़ कर गाता फिरता। एक दुकान में एक बेसवा का बाप और भाई जो दर्जियों का काम जानते थे, सीने की एक मशीन रखकर बैठ गए। होते होते एक हज्जाम भी आ गया और अपने साथ एक रंगरेज को भी लेता आया। इसकी दुकान के बाहर अलगनी पर लटके हुए तरह तरह के रंगों के लहरिया दुपट्टे हवा में लहराते हुए आंखों को बहुत भले मालूम होने लगे। चंद ही रोज गुजरे थे कि एक टटपुंजिये बिसाती जिसकी दुकान शहर में चलती ना थी बल्कि इसे दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो जाता था, शहर को खैर आबाद कहकर इस बस्ती का रुख किया। यहाँ इसे हाथों हाथ लिया गया और इसके तरह तरह के लॉन्ड्रो, किस्म किस्म के पाउडर, साबुन, कंघियाँ, बटन, सुई, धागा, लैस, फीते, खुशबूदार तेल, रुमाल, मंजन वगैरह की खूब बिक्री होने लगी। इस बस्ती के रहने वालों को सरपरस्ती और इनके मुरब्बियाना सलूक की वजह से इस तरह दूसरे तीसरे कोई ना कोई टटपुंजिया दुकानदार, कोई बजाज, कोई पंसारी, कोई नीचापंत, कोई नाबिनाई मंदे की वजह से या शहर के बड़े हुए किरायों से घबरा कर इस बस्ती में अपना आप पनाह लेता। एक बड़े मियाँ अत्तार जो हिकमत में किसी कदर दखल रखते थे, इनका जी शहर के गंजान आबादी, हकीमों और दवाखानों की अफरात से जो घबराया तो वो अपने शागिर्दों को साथ ले शहर से उठ आए और इस बस्ती में एक दुकान किराए पर ले ली। सारा दिन बड़े मियाँ और इनके शागिर्दों के डब्बों, शरबत की बोतलों, मुरब्बे, चटनी, अचार के मर्तबानों को अलमारियों और ताकों में अपने ठिकानों पर रखते रहे। एक ताक में तिब्ब अकबर, अकराबाद, दीन कादरी और दूसरी तिब्बी किताबें जमा कर रख दी। कवड़ों के अंदरूनी जानिब दीवारों में जो जगह खाली बची वहां उन्होंने अपनी खासुल खास मुजरबरात के इश्तिहार सियाह रोशनाई से जली लिखकर और दफ्तियों पर चिपका कर आवेजा कर दिए। हर रोज सुबह को बिस्वाओं के मुलाजिम गिलास ले लेकर आ मौजूद होते और शरबत बजोरी, शरबत बनफशा, शरबत अनार और ऐसे ही नुज़हत बख्श और रूह अफजा शरबत व अर्क, खमीरा गौज़बान और तक़वियत पहुँचाने वाले मुरब्बे, माँ वर्क, हाय नक़रह ले जाते।
جو دکانیں بچ رہیں ان میں بیسواؤں کے بھائی بندوں آسازندوں نے اپنی چارپائیاں ڈال دی۔ دن بھر یہ لوگ ان دکانوں میں تاش، چوسر، شطرنج کھیلتے، بدن پر تیل ملواتے، سبزی کھوٹتے، بٹیروں کی پالیاں کرواتے، تیتروں سے سبحان تیری قدرت کے رٹ لگواتے اور گھڑا بجا بجا کر گاتے۔ ایک بیسوا کے سازندے نے ایک دکان خالی دیکھ کر اپنے بھائی کو جو ساز بنانا جانتا تھا اس میں لا بٹھایا۔ دکان کی دیوار کے ساتھ ساتھ کیلیں ٹھوک کر ٹوٹی پھوٹی مرمت طلب سارنگیاں، ستار، تنبورے، بادل ربا وغیرہ ٹانگ دیے گئے۔ یہ شخص ستار بجانے میں بھی کمال رکھتا تھا۔ شام کو وہ اپنی دکان میں ستار بجاتا، جس کی میٹھی آواز سن کر آس پاس کے دکاندار آ جاتے اور دیر تک بت بنے ستار سنتے رہتے۔ اس ستار نواز کا ایک شاگرد تھا جو ریلوے کے دفتر میں کلرک تھا۔ اسے ستار سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جیسے ہی دفتر سے چھٹی ہوتی سیدھا سائیکل اڑاتا ہوا اس بستی کا رخ کرتا اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دکان ہی میں بیٹھ کر مشق کیا کرتا۔ غرض اس استاد نواز کے دم سے بستی میں خاصی رونق رہنے لگی۔ مسجد کے ملا جی جب تک یہ بستی زیر تعمیر رہی رات کو دیہات میں اپنے گھر چلے جاتے رہے، مگر اب جب کہ انہیں دونوں وقت مرغن کھانا بافرات پہنچنے لگا تو رات کو بھی یہیں رہنے لگے۔ رفتہ رفتہ بعض بیسواؤں کے گھروں سے بچے بھی مسجد میں آنے لگے، جس سے ملا جی کو روپیے پیسے کی آمدنی بھی ہونے لگی۔ ایک شہر گھومنے والی گھٹیا درجہ کی تھیٹریکل کمپنی کو زمین کے چڑھے ہوئے کرائے اور اپنی بے مائکی کے باعث شہر میں کہیں جگہ نہ ملی تو اس نے اس بستی کا رخ کیا اور بیسواؤں کے مکانوں سے کچھ فاصلے پر میدان میں تمبو کھڑے کر کے ڈیرے ڈال دیے۔ اس کے ایکٹر اداکاری کے فن سے محض نابلد تھے۔ ان کے ڈریس پھٹے پرانے تھے، جن کے بہت سے ستارے جھڑ چکے تھے، اور یہ لوگ تماشے بھی بہت پرانے اور دقیانوسی دکھاتے تھے، مگر اس کے باوجود یہ کمپنی چل نکلی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹکٹ کے دام بہت کم تھے۔ شہر کے مزدوری پیشہ لوگ، کارخانوں میں کام کرنے والے اور غریب غربا جو دن بھر کی کڑک محنت مشقت کی کسر شورغل خرمستیوں اور ادنا عیاشیوں سے نکالنا چاہتے تھے، 5 6 کی ٹولیاں بنا کر گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، ہنستے بولتے باسر باں اور الغوزے بجاتے، راہ چلتوں پر آوازیں کستے، گالی گلوچ کرتے شہر سے پیدل چل کر تھیٹر دیکھنے آتے اور لگے ہاتھوں بازار حسن کی سیر بھی کر جاتے۔ جب تک ناٹک شروع نہ ہوتا تھیٹر کا ایک مسخرہ تمبور کے باہر ایک اسٹول پر کھڑا کبھی کلہا ہلاتا، کبھی منہ پھلاتا، کبھی آنکھیں مٹکاتا، عجیب عجیب حیا سوز حرکتیں کرتا، جنہیں دیکھ کر یہ لوگ زور زور سے قہقہے لگاتے اور گالیوں کے صورت میں داد دیتے۔ رفتہ رفتہ دوسرے لوگ بھی اس بستی میں آنے شروع ہو گئے، چنانچہ شہر کے بڑے بڑے چوکوں میں ٹانگے والے صدائے لگانے لگے، آؤ کوئی نئی بستی کو۔ شہر سے 5 کوس تک جو پکی سڑک جاتی تھی، اس پر پہنچ کر تانگے والے سواریوں سے انعام حاصل کرنے کی لالچ میں یا ان کی فرمائش پر تانگوں کی دوڑیں کراتے، منہ سے ہارن بجاتے۔ جب کوئی تانگا آ کے نکل جاتا، اس کی سواریاں ناروں سے آسمان پر اٹھا لیتی۔ اس دوڑ میں غریب گھوڑوں کا برا حال ہو جاتا اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے بجائے خوشبو کے پسینے کی بدبو آنے لگتی۔ رکشہ والے تانگے والوں سے کیوں پیچھے رہتے؟ وہ ان سے کم داموں پر سواریاں بٹھا ترار سے بھرتے اور گھنگرو بجاتے اس بستی کو جانے لگے۔ علاوہ ازیں ہر ہفتے کی شام کو اسکولوں اور کالجوں کے طلباء ایک سائیکل پر 2 لدے جوق در جوق اس پرسرار بازار کی سیر کرنے آتے، جس سے ان کے خیال کے مطابق ان کے بڑوں نے خواہ مخواہ انہیں محروم کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس بستی کی شہرت چاروں طرف پھیلنے اور مکانوں اور دکانوں کی مانگ ہونے لگی۔ وہ بیسوائیں جو پہلے اس بستی میں آنے کو تیار نہ ہوتی تھیں، اب اس کی یہ دن دونی رات چوگنی ترقی دیکھ کر اپنی بے وقوفی پر افسوس کرنے لگی۔ کئی عورتوں نے تو جھٹ زمین خرید کر ان بیسواؤں کے ساتھ ساتھ اس وضع قطع کے مکان بنوانے شروع کر دیے۔ علاوہ ازیں شہر کے بعض مہاجنوں نے بھی اس بستی کے آس پاس سستے داموں زمین خرید کر
किराया पर उठाने के लिए छोटे छोटे कई मकान बनवा डाले। नतीजा ये हुआ कि वो फाहिशा औरतें जो होटलों और शरीफ मोहल्लों में रुपोश थी, मुल्क मल्लख की तरह अपने नहाखानों से बाहर निकल आईं और इन मकानों में आबाद हो गईं। बास छोटे छोटे मकानों में इस बस्ती के वो दुकानदार आ बसे जो हयादार थे और रात को दुकानों में सो ना सकते थे। इस बस्ती में आबादी तो खासी हो गई थी, मगर अभी तक बिजली के रोशनी का इंतजाम नहीं हुआ था। चुनांचा इन बिसवाओं और बस्ती के तमाम रहने वालों की तरफ से सरकार के पास बिजली के लिए दरखास्त भेजी गई थी, जो थोड़े दिनों बाद मंजूर कर ली गई। इसके साथ ही एक डाक खाना भी खोल दिया गया। एक बड़े मियाँ डाक खाने के बाहर एक संदूकचे में लिफाफे, कार्ड और कलम दवात रखकर बस्ती के लोगों के खत पत्तर लिखने लगे। एक दफा बस्ती में शराबियों की 2 टोलियों में फसाद हो गया, जिसमें सोडा वाटर की बोतलें, चाकुओं और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया और कई लोग सख्त मजरूह हुए। इस पर सरकार को ख्याल आया कि इस बस्ती में एक थाना भी खोल देना चाहिए। थिएट्रिकल कंपनी 2 महीने तक रही और अपनी वसात के मुताबिक खासा कमा ले गई। इस पर शहर के एक सिनेमा के मालिक ने सोचा क्यों ना इस बस्ती में भी सिनेमा खोल दिया जाए। ये ख्याल आने की देर थी कि इसने झट एक मौका की जगह चुनकर खरीद ली और जल्द तामीर का काम शुरू कर दिया। चंद ही महीनों में सिनेमा हॉल तैयार हो गया। इसके बाहर एक छोटा सा बागीचा भी लगवाया गया ताकि तमाशाई अगर बाइस्कोप शुरू होने से पहले आ जाए तो आराम से बागीचा में बैठ सके। इनके साथ बस्ती के लोग यूं ही सुस्ताने या सैर देखने की गर्ज से आके बैठने लगे। यह बागीचा खासा सैरगाह बन गया। रफ्ता रफ्ता सक्के कटोरे बजाते इस बागीचे में आने और प्यासों की प्यास बुझाने लगे। सर के तेल की मालिश वाले निहायत घटिया किस्म के तेज खुशबू वाले तेल की शीशियां बास्केट की जेबों में ठूसे, कांधे पर मैला कुचैला तौलिया डाले, दिल पसंद दिल बहार मालिश की सदा लगाते दर्द सर के मरीजों को अपनी खिदमात पेश करने लगे। सिनेमा के मालिक ने सिनेमा हॉल की इमारत की बैरूनी जानिब 2 एक मकान और कई दुकानें भी बनवाई। मकान में तो होटल खुल गया, जिसमें रात को क़याम करने के लिए कमरे भी मिल सकते थे, और दुकानों में एक सोडा वाटर की फैक्ट्री वाला, एक फोटोग्राफर, एक साइकिल मरम्मत वाला, एक लॉन्ड्री वाला, 2 पटवारी, एक बूट शॉप वाला और एक डॉक्टर माँ अपने दवा खाना के आ रहे। होते होते पास ही एक दुकान में कलाल खाना खुलने की इजाजत मिल गई। फोटोग्राफी की दुकान के बाहर एक कोने में एक घड़ी साज ने ऑर्डर पर डेरा जमाया और हर वक्त मुहद्दबे शीशा आंख पर चढ़ाए घड़ियों के कुल पुर्जों में गलता व बीचा रहने लगे। इसके कुछ ही दिन बाद बस्ती में नल, रोशनी और सफाई का बाकायदा इंतजाम की तरफ तवज्जो की जाने लगी। सरकारी कारिंदे सुर्ख झंडियां, जरूबे और ऊंच नीच देखने वाले ले लेकर पहुंचे और नाप कर सड़कों और गली कूचों की दाग बेल डालने लगे और बस्ती की कच्ची सड़कों पर सड़क कूटने वाला इंजन चलने लगा। इस वाकया को 20 बरस गुजर चुके हैं। ये बस्ती अब एक भरा हुआ शहर बन गई है, जिसका अपना रेलवे स्टेशन है, टाउन हॉल भी, कचहरी भी और जेल खाना भी। आबादी 2.5 के लगभग है। शहर में एक कॉलेज, 2 हाई स्कूल, एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए और 8 प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से मुफ्त तालीम दी जाती है। 6 सिनेमा हैं और 4 बैंक हैं, जिनमें से 2 दुनिया के बड़े बड़े बैंकों की शाखें हैं। शहर से 2 रोजाना, 3 हफ्तावार और 10 माहाना रिसाले व जरायद शाये होते हैं। इनमें 4 अदबी, 2 अखलाकी व माशरती व मजहबी, 1 सनती, 1 तिब्बी, 1 जनाना और 1 बच्चों का रिसाला है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 2 मस्जिदें, 15 मंदिर और धर्मशाले, 6 यतीम खाने, 5 अनाथ आश्रम और 3 बड़े बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें सिर्फ औरतों के लिए मखसूस है। सिर्फ औरतों के लिए मखसूस है। शुरू में कई साल तक ये शहर अपने रहने वालों की मुनासबत से हसन आबाद के नाम से मौसूम किया जाता रहा, मगर बाद में इसे नामनासिब समझकर इसमें थोड़ी सी तरमीम कर दी गई, यानी बजाय हुस्न आबाद के हसन आबाद कहलाने लगा।
मगर ये नाम चल ना सका क्योंकि अवाम हुस्न और हसन में कुछ इम्तियाज ना कर सके। आखिर बड़ी बड़ी बोसीदा किताबों की वर्क गर्दानी और पुराने नौशिस्तों की छानबीन के बाद इनका असली नाम दरियाफ्त किया गया, जिससे ये बस्ती आज से सैकड़ों बरस कबल उजड़ने से पहले मासूम थी, और वो नाम है आनंदी। यूं तो सारा शहर भरा पूरा साफ सुथरा और खुशनुमा है, मगर सब खूबसूरत और सबसे बारौनक और तिजारत का सबसे बड़ा मरकज वही बाजार है जिसमें जानाने बाजारी रहती है। आनंदी के बल्दिया का इजलास जोरों पर है, हॉल खचाखच भरा हुआ है और खिलाफ मामूल एक मेंबर भी गैर हाजिर नहीं। बल्दिया के जेर बहस मसला ये है कि जनान बाजारी को शहर बदर कर दिया जाए, क्योंकि इनका वजूद इंसानियत, शराफत और तहजीब के दामन पर बदनुमा दाग है। एक फसीहुल बयान मुकर्रर तकरीर कर रहे हैं। मालूम नहीं वो क्या मसलहत थी जिसके जेर असर इस नापाक तबके को हमारी इस कदीमी और तारीखी शहर के ऐन बीचों बीच रहने की इजाज़त दी गई। इस मरतबा इन औरतों के रहने के लिए जो इलाका मुंतखब किया गया वो शहर से 12 कोस दूर था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगली कहानी के साथ मुलाकात करूंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।